स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है जेस्टेशनल डायबिटीज़। हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ स्टार्ट किया हुआ हमने उसकी डेफिनेशन, उसके सारे टेस्ट वगैरह और साइन सिम्टम्स वगैरह सारे पढ़ लिए हैं। अब हमने मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की मैनेजमेंट। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की एंटीनेटल पीरियड में, जो प्री डिलीवरी यानी प्रेगनेंसी के पीरियड में हमने जो मैनेजमेंट करनी है वो हमने कल पढ़ लिया था कि क्या होता है एंटीनेटल पीरियड में, हमने कैसे मैनेज करना है पेशेंट को, उसको कैसी डाइट देनी है, मतलब डाइट के बारे में बताना है कि आपने कौन सी डाइट लेनी है और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने नहीं लेनी। और उसके बाद उसको इंसुलिन लगाने का, क्योंकि जो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है इसको हम इंसुलिन से या फिर डाइट से ही मैनेज करते हैं, तो ट्रीट करते हैं। तो क्या है कि इसको इंसुलिन जो होती है, एक तो हमने डाइट का बताना है, दूसरा हमने इंसुलिन का बताना है कि उसको इंसुलिन कैसे लगानी है, और ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक करने का पेशेंट को बताना है। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। तो और इसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाता है, ब्लड शुगर लो हो जाती है, तो तब भी पेशेंट को बताना है कि उसकी शुगर जो है वो लो है, तो उसको कैसे कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो आ सकते हैं अगर पेशेंट की शुगर लेवल जो है वो लो है। तो उसके बाद फिर वो उसको ये बताना है कि आपने अगर शुगर आपके 60 mg पर डेसीलीटर से कम आती है तो आपने कोई मीठी चीज़ जो है या कोई ऐसी चीज़, मतलब कप मिल्क का ले लेना है या जूस वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ आपने ले लेनी है जिससे आपकी शुगर कंट्रोल हो। और उसके साथ साथ क्या है कि मतलब अगर फिर रिपीट करना है, चेक करना है आफ्टर 15 मिनट्स, तो अगर फिर भी वैसे ही रहती है तो आपने एक बार फिर से रिपीट कर लेने हैं ये चीज़ें। तो यानी कोई चीज़ खा लेनी है, कप मिल्क का ले लेना है, जूस ले लेना है या फिर कोई कैंडी वगैरह ले लेनी है। तो उसके बाद भी अगर ऐसी रहती है तो आपने हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल से आपको फिर जो अगली फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो आप हॉस्पिटल से कराएं। इसको घर में मज़ीद उस पर टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि अगर एक दो बार करने से ठीक नहीं होती तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर ठीक नहीं हो रहा तो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा शुगर लो हो जाएगी, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए उसको बताना है आपने कि आपने बस थोड़ा देखना है, उसके बाद आपने हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना है कि फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, कि आपको डॉक्टर जो है वो क्या देता है, डॉक्टर के पास आपने चले जाना है। कि हॉस्पिटल जाएं, किसी क्लिनिक पे जाएं, तो आपने फ़ौरन चले जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब हमने पढ़ना है नर्सिंग मैनेजमेंट। हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग लेबर। अपने एंटीनेटल की बात की कि एंटीनेटल पे हमने क्या पेशेंट को किया था। अब हम ड्यूरिंग लेबर जो है वो एक नर्स या एक LHV, जो आप लोगों का कोर्स है LHV का, तो LHV लेडी हेल्थ विजिटर, इनके लिए जो नर्सिंग मैनेजमेंट होगी जेस्टेशनल डायबिटीज़ पेशेंट की, वो क्या करेंगे। तो ड्यूरिंग लेबर क्या है कि जब पेशेंट को लेबर पेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद लेबर का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपने उस पूरे पीरियड के दौरान जितना टाइम में है, उस पीरियड में पेशेंट को कैसे डील करना है। सबसे पहले कहता है नंबर 1 पे पेशेंट को NPO कर देना है। पेशेंट को NPO मीन नील पर ओरल, यानी नील पर ओरल क्या कि कोई चीज़ जो है वो पेशेंट खाएगी नहीं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है नील पर ओरल, या फिर नथिंग पर माउथ पर ओरल भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ माउथ से नहीं खाएगी, ठीक है ना, ओरली नहीं लेगी। नंबर 2 पे कहता है अब उसको हमने माउथ से बाय माउथ तो कुछ नहीं खा पी सकती, तो क्या उसको भूखा तो नहीं रखना, या उसको ऐसे ही होगा तो उसका जो है कैलोरीज वो कैसे मैनेज होगी। तो जाहिर है पेशेंट कुछ खाएगी पिएगी नहीं। लेबर का पीरियड कितना ज़्यादा होता है, 6-7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। तो क्या है उसमें इतना तो नहीं है कि बिल्कुल उसको कुछ नहीं देना। उसको हम IV 5% डेक्सट्रोज वाटर जो है वो स्टार्ट करेंगे उसकी कैलोरीज पूरी करने के लिए। तो क्या है उसमें IV इन्फ्यूजन देंगे 5% डेक्सट्रोज वाटर विद सोल्यूबल इंसुलिन। सोल्यूबल इंसुलिन कौन सी होती है, रेगुलर इंसुलिन जो होती है ये देते हैं पेशेंट को। उसमें रेगुलर इंसुलिन जो होती है ये ड्रिप में जो 5% डेक्सट्रोज वाटर होता है उसमें डालते हैं, उसमें मिक्स करते हैं जितना पेशेंट की उसकी कंडीशन के मुताबिक कि कितनी डालनी है। उसमें यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स के हिसाब से फिर वो ड्रिप में डालते हैं, और फिर वो पर मिनट्स ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से सेट कर देते हैं। तो फिर वो उसकी कैलोरीज भी पूरी होती रहती है, और जो इंसुलिन होती है वो भी पेशेंट को कंटिन्यू जाती रहती है, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं कि चेक आर्ली BSR। उसके बाद क्या करना है कि BSR जो है उसको 1 आर्ली चेक करना, यानी हर घंटे के बाद उसका ब्लड शुगर लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करना है हर घंटे के बाद। नेक्स्ट कहते हैं चेक यूरिन शुगर, एसीटोन, एल्ब्यूमिन एवरी 4 आवर। हर 4 घंटे के बाद क्या करना है, यूरिन शुगर और एसीटोन और एल्ब्यूमिन लेवल जो है, यानी यूरिन जो है वो सैंपल लेना है पेशेंट से और वो चेक करवाना है। वो कैसे, कौन कौन सा, यूरिन शुगर, एसीटोन और एल्ब्यूमिन हर 4 घंटे के बाद करना है। उसके बाद कहते हैं कि ये चीज़ें पेशेंट के लिए होगी। अब उसका कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली फीटल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिकली फीटल मॉनिटरिंग जैसे कि EFM भी इसको एब्रीवेशन ये है मुखफ़फ़ में, उसमें एब्रीवेशन में कि EFM क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली फीटल मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रॉनिकली फीटल मॉनिटरिंग क्या होती है, यानी एक मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से फीटस की मॉनिटरिंग करनी है, फीटस की मॉनिटरिंग करनी है। तो कैसे करनी है, जैसे जो एक मशीन होती है उसे कार्डियोटोकोग्राफी कहते हैं, CTG होती है अपने छोटे शॉर्ट फॉर्म में CTG कहते हैं उसको, कार्डियोटोकोग्राफी। तो कार्डियोटोकोग्राफी जो एक मशीन है जो उसके साथ जो है वो अटैच होते हैं, प्रोब अटैच होते हैं। तो वो प्रोब जो हैं वो पेशेंट के ऊपर, मतलब जो पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर जहाँ पे फीटल हार्ट रेट जो है फील होती है वहाँ पे वो सेट कर देते हैं, उसको एक बेल्ट के साथ सेट कर देते हैं। और फिर वो जो है वो उस मशीन से ग्राफ पेपर के ऊपर सारा रिकॉर्ड जो है फीटस का और मदर की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का और फीटस के हार्ट रेट का, वो सारा रिकॉर्ड जो है उस पर आता रहता है। तो क्या है कि उससे मॉनिटर करते हैं CTG से हमें वो एक, मतलब जैसे पूरा फॉर्म है, वो एक ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर के ऊपर आता रहता है कि इस टाइम पे पेशेंट को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है इस टाइम पे आई है, वो उसके ऊपर आ जाता है कि कैसे, मतलब किस टाइम पे आई है। उसके बाद उसके दूसरा ड्यूरेशन पूरा आ जाता है कि इस टाइम पे नहीं आ रही, फिर उसके अगले ड्यूरेशन जितने भी, मतलब 30 सेकंड के बाद आ रही है, 1 मिनट के बाद आ रही है, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, तो वो कॉन्ट्रैक्शन का भी और फीटस का हार्ट रेट है वो भी मुसलसल उस पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो ये इसलिए करते हैं कि CTG जो है वो ये देखने के लिए कि फीटल की मॉनिटरिंग करते हैं फीटस की, कि हार्ट रेट फीटस का देखने के लिए। उसके बाद कहते हैं लेबर इंड्यूस्ड कॉल पेडियाट्रिशियन, के कहते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर पेशेंट को खुद से लेबर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो पेशेंट को शुगर जो है लेवल जो है कंट्रोल नहीं हो रहा, या किसी भी वजह से पेशेंट को लेबर जो है वो इंड्यूस करनी पड़ती है, या फीटस को कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है, हार्ट रेट ठीक नहीं आ रहा, तो क्या है, तो फिर लेबर जो है इंड्यूस करते हैं। तो कैसे है कि उसमें कहता है कि पेशेंट को जो इंड्यूस जब लेबर करेंगे तो हमने पेडियाट्रिशियन जो है उसको कॉल ज़रूर करनी है बेबी के लिए, क्योंकि जो है गायनी का जो उसका मतलब ऑप्स का कोई भी डॉक्टर जो है वो उसको हैंडल नहीं करेगा, वो उसके लिए बेबी को हैंडल करने के लिए पीड्स के डॉक्टर को, नर्सरी के डॉक्टर को जो है वो कॉल करना पड़ता है, पेडियाट्रिशियन को कॉल करना पड़ता है। पेडियाट्रिशियन क्या है, जो बच्चों को हैंडल करता है, किस लिए कि अगर बेबी जो है वो प्री मेच्योर है, क्योंकि हमने इंड्यूस किया है लेबर, तो क्या है बेबी जो है वो प्री मेच्योर है, उसके लंग्स अभी सही तौर पे डेवलप नहीं हुए, मतलब प्री मेच्योर का क्या कि 36 वीक पे भी कर दिया, तो जाहिर है 1 वीक अभी है उसका पूरा जेस्टेशनल एज पूरी होने में। तो क्या है कि बेबी के जो फिट है उसके लंग्स अभी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुए, तो मे भी रिससिटेशन की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए पीड्स का जो डॉक्टर होते हैं, पेडियाट्रिशियन है, उसको ज़रूर कॉल करनी चाहिए। तो कहते हैं कि हमने उसको कॉल कर लेनी है अगर पेशेंट का लेबर जो है वो हमने इंड्यूस किया है। तो उसके बाद कहते हैं इन्फॉर्म डॉक्टर इफ़ लेबर एक्सीड 18 आवर्स। तो क्या है कि आप एज अ नर्स या एज अ LHV अगर 18 घंटे हो गए हैं पेशेंट को लेबर में गए हुए और पेशेंट का जो है डिलीवरी नहीं हुई, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम है 18 आवर्स, तो इसलिए फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करनी है। उसके बाद कहते हैं मॉनिटर लेबर विद वेल मेंटेन पार्टोग्राफ। तो जो आपने पार्टोग्राफ होता है, पार्टोग्राफ भी एक ग्राफ पेपर होता है, उस पर जो आप खुद से फीटल हार्ट रेट लेते हैं, फीटल हार्ट रेट मतलब फीटोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मैनुअली चेक करते हैं पेशेंट की। तो वो जो है वो आपने उसके ऊपर रिकॉर्ड करनी है, पार्टोग्राफ पे आपने खुद लिखना है उसके ऊपर के पेशेंट को इतने मतलब टाइम की जो कॉन्ट्रैक्शन आती है 30 सेकेंड्स की आती है, 1 मिनट की आती है, और ड्यूरेशन उसका कितना है कि कितनी
कितनी देर के बाद आती है, कितना मतलब 5 मिनट के बाद आती है, 10 मिनट के बाद आती है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जिस टाइम जैसे भी आती है 3 मिनट के बाद आती है, मतलब जब पेशेंट डिलीवरी के करीब होती है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रही है तो थोड़ा टाइम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन का टाइम जो है वो बढ़ जाता है और ड्यूरेशन जो है उनका वो कम होता जाता है। तो क्या है, तो वो अपने पार्टोग्राफ पे नोट करना है कि पार्टोग्राफ मेंटेन करना है, और उसके साथ साथ क्या है, फीटल हार्ट रेट जो है वो भी करना है, जो है वो पार्टोग्राफ पे करना है, मेंशन करना है। उसके बाद कहते हैं कि पेशेंट की मतलब डिलीवरी का टाइम है, तो कहते हैं कि अगर पेशेंट डिलीवर हो रही है तो क्या करना है, प्रोफिलैक्टिकली ergometrine is given IV with delivery of anterior shoulder of baby to minimize blood loss। तो क्या है, कहता है कि पेशेंट की डिलीवरी हो रही है, अब डिलीवरी का टाइम में डिलीवरी हो रही है, तो जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर होता है उसके साथ एंटीरियर शोल्डर, जो सामने पहले शोल्डर आ रहा होता है, शोल्डर डिलीवर होता है, जैसे ही हेड डिलीवर हुआ, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हुआ, तो उसके साथ ही आपने जो ergometrine एक मेडिसिन है, जो इंजेक्शन है, जो हमने IV देना है उसको, जैसे ही वो एंटीरियर शोल्डर जो है डिलीवर हो गया, फ़ौरन IV वो देना है। वो किस लिए देना है, ब्लड को कम करने के लिए, कि ब्लीडिंग उसकी जो है वो कम हो, ब्लड लॉस जो है उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए, कि पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो। तो जैसे ही वो पेशेंट का बेबी का हेड जो है वो आउट होगा, उसके साथ एंटीरियर शोल्डर आउट होगा, तो आपने मदर को फ़ौरन आपने IV ergometrine जो है वो दे देना है, इंजेक्शन जो है ergometrine वो आपने IV दे देना है। उसके बाद कहते हैं आफ्टर डिलीवरी कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड इमीडिएटली टू अवॉइड हाइपरवोलेमिया। कि आफ्टर डिलीवरी कहता है कि कॉर्ड जैसे ही पेशेंट की डिलीवरी होती है तो कॉर्ड को कहता है फ़ौरन क्लैम्प करना चाहिए, कॉर्ड को फ़ौरन क्लैम्प करना चाहिए टू अवॉइड हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया क्या होता है, जो ब्लड में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, तो कहते हैं उससे अवॉइड करने के लिए क्या है कि आपने फ़ौरन जो है वो क्लैम्प कर देना है कॉर्ड को। उसके बाद कहते हैं कि नेक्स्ट बेबी को अपने फ़ौरन नर्सरी में शिफ्ट करना है। फ़ौरन जैसे ही बेबी जो है मतलब हुआ है, बेबी डिलीवर हुआ है, तो उसका कॉर्ड क्लैम्प किया, कॉर्ड कट किया, क्लैम्प करके कट किया, और जो भी दूसरी जो LHV है, स्टाफ है, मिडवाइफ है, जो भी है, वो उसने क्या करना है कि पेशेंट को फ़ौरन नर्सरी में शिफ्ट करना है। एक तो पेडियाट्रिशियन का, ताकि हमने अगर पेशेंट का नहीं है, अगर पेडियाट्रिशियन वहाँ पे अवेलेबल है तो वहीं पे है, लेकिन अगर वह पेडियाट्रिशियन जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मतलब उधर नर्सरी में शिफ्ट कर देना है पेशेंट को। किसके बाद, आफ्टर शोइंग सेक्स, एक तो अपने सेक्स पेशेंट की उस बेबी की अपने सेक्स जो है वो ज़रूर नोट करनी है, और दूसरी टैग ज़रूर करना है बेबी को उसके मदर के, उसके फादर के नेम के साथ और सेक्स के साथ टैग करना है, क्योंकि बेबी की पहचान रहती है उसमें कि ये बेबी जो है कौन से किस मदर का है। तो टैग अपने करके उसको उसकी सेक्स भी मेंशन करके, उसका फादर नेम मदर नेम लिख के, तो टैग उसको लगा के बेबी को तो अपने नर्सरी में शिफ्ट कर देना है फर्दर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि बेबी जो है वो जेस्टेशनल मदर थी, जिसको जेस्टेशनल डायबिटिक मदर थी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ था जिस मदर को, उस मदर का बेबी है, तो उसको फ़ौरन आपने, जो भी ऐसी मदर्स है उसका बेबी, तो फ़ौरन अगर वहाँ पे पेडियाट्रिशियन नहीं भी बुलाते तो आपने फ़ौरन उसको नर्सरी में जो है वो शिफ्ट ज़रूर करना है, क्योंकि उसके लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेबी जो है वो हेल्दी होता है उसकी वजह से, और बेबी का ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी चेक करना होता है, तो इस वजह से फ़ौरन जो है आपने नर्सरी में शिफ्ट कर देना है बेबी की केयर के लिए। उसके बाद कहते हैं कि जो एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो है अब पेशेंट रिमेनिंग प्लेसेंटा अभी रिमेन है, करने वाला है, आउट करने वाला है, तो क्या है कि आपने प्लेसेंटा को करना है, एक्सपेल करना है। किस तरह से करना है, एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं उसको, मतलब जैसे आपने कॉर्ड को होल्ड किया और एक्सपेल किया तो मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आती है, तो जो है वो प्लेसेंटा जो है वो आउट हो जाता है। प्लेसेंटा जो है वो आउट हो गया है, प्लेसेंटा आउट होने को कहते हैं एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो उसके बाद कहता है प्लेसेंटा आउट हो गया तो आपने उसको एग्जामिन करना है। अब एग्जामिन कैसे करना है कि प्लेसेंटा को सारी साइड से, मतलब चारों साइड से उसको सही तरह से देखना है कि प्लेसेंटा जो है वो फुली रिमूव हो गया है, कहीं उसका कोई पार्ट जो है वो वॉल के साथ अटैच तो नहीं रह गया। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो फ़ौरन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो इसलिए अपने प्लेसेंटा को पूरी तरह एग्जामिन करना है।
तो उसके बाद कहते हैं कि यूजुअली प्लेसेंटा आप इसमें देखेंगे कि आम तौर पे कहते हैं कि प्लेसेंटा जो होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, बड़ा होता है, और साथ में कॉर्ड जो होती है वो भी थिक होती है। तो ये एग्जामिन है प्लेसेंटा का। और उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट की ब्लीडिंग जो है वो चेक करनी है कि पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर पेशेंट को ज़्यादा मतलब सही मतलब है, पेशेंट ठीक है, ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो क्या है उसको पैड्स करके प्रोवाइड करते हैं, और पैड्स जो है वो पेशेंट को करके और उसको मतलब उसको सही कंडीशन में कर देते हैं, और पेशेंट को रिलैक्स फॉर्म में रिलैक्स पोजीशन में पेशेंट को लेटा देते हैं।